नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वरिष्ठा एकेडमी में। मैं मनोज वरिष्ठा आज आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 नेशनल इनकम में मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेशनल इनकम किसे कहा जाता है। चलिए, नेशनल इनकम लेक्चर नंबर आपका 6 है और आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, आइए देखते हैं नेशनल इनकम किसे कहा जाता है। इट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। ठीक है, जितनी भी हमारी फैक्टर इनकम्स है जो कि अर्न करिए नॉर्मल रेसिडेंट ने ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो हमारे कंट्री के रेसिडेंट है उन्होंने इस इनकम को अर्न किया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सम ऑफ ऑल को एग्रीगेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब भी क्या होता है, टोटली होता है कि जितनी भी हमारी फैक्टर इनकम्स है जो कि अर्न करी गई है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, जो कि हमारे कंट्री के ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, देखा जाए तो इस डेफिनेशन में जो है दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर इनकम और एक नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, देखिए फैक्टर इनकम्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको जो मेरी पिछली वीडियोस है वहां पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फैक्टर इनकम्स होती क्या है। ठीक है, देखिए फैक्टर इनकम जो होती है वो फैक्टर सर्विस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन सी बताइए आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उससे क्या मिलता है आपको, फैक्टर इनकम मिलती है। तो फैक्टर इनकम कैसे कैसे मिलती है, लैंड से आपको रेंट मिलता है, लेबर से आपको वेजेस मिलती है, कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर से आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो वही आपकी फैक्टर इनकम्स होती है। तो उन सभी फैक्टर इनकम का जो टोटल एग्रीगेट है जो अर्न किया है एक नॉर्मल रेसिडेंट ने ऑफ द कंट्री में रहकर एक साल के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। बात ही आती है कि सर ये नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहा जाता है। देखिए नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। एन इंडिविजुअल becomes normal resident of a country when, देखिए उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे कंट्री का जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में हो। अब सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जिसका दिल हमारे देश में हो, जिसका जो हमारे देश के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हो, हमारे देश की ग्रोथ चाहता हूं, तो उसे क्या कहेंगे, हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। दूसरी बात कि सर जो ही इज द पीरियड ऑफ स्टेट इन दैट ऑफ कंट्री द मोर देन 1 ईयर, मतलब कि जो एक साल से ज्यादा हमारे कंट्री में रह चुका हो। ठीक है, उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। दोनों बात होनी चाहिए, पहली इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए, दूसरी वो एक साल से ऊपर हमारे देश में स्टे हो जाना चाहिए उसका। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलेंगे, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में हो, पहली बात। दूसरा, जो एक साल से ज्यादा हमारे देश में रहा हो। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। चलिए देखिए, इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है विराट कोहली। ठीक है, और ये किसके लिए खेलते हैं, भारत के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो किस पर है, किसके लिए, भारत के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगर कल को अगर अमेरिका में जाकर विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि विराट कोहली जो है अमेरिका के रेसिडेंट हो जाएंगे। देखिए रेसिडेंट उसे बोला जाता है जहां का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। तो विराट कोहली का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो किस पर है, भारत पर है। ठीक है, तो इसलिए विराट कोहली को रेसिडेंट बोला जाएगा, कहां का, भारत का बोला जाएगा, ना कि अमेरिका का। ठीक है, चलिए आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। एसबीआई, ठीक है, तो एसबीआई जो है इंडियन कंपनी है। ठीक है, इंडियन बैंकिंग कंपनी है। अगर कल को यूएसए में, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी काफी ब्रांच है अमेरिका में। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी होगा कि भाई जो एसबीआई जो ब्रांच है अमेरिका में, कि जो एसबीआई है वो अमेरिका के लिए काम करती है, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो एसबीआई है वो किसके लिए काम करेगी, भारत के लिए करेगी, क्योंकि जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो किस पर है, भारत पर है, ना कि अमेरिका पर है। ठीक है, तो ऐसी एक और एग्जांपल से देखते हैं गूगल कंपनी का। ठीक है,
तो गूगल कंपनी कहाँ की है सर? अमेरिका की है, ठीक है। तो अब गूगल कंपनी का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा? अमेरिका की ग्रोथ के लिए होगा, ठीक है। चलिए, अब कल को इंडिया में अगर गूगल कंपनी है, ठीक है, अगर गूगल की कोई ब्रांच है इंडिया में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गूगल जो है इंडिया के लिए काम कर रहा है, ठीक है, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया उसका, नहीं। उसका गूगल का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अमेरिका ही होगा, ठीक है। तो वो अमेरिका का ही रेसिडेंट माना जाएगा, ना कि इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेइंग इन कंट्री बट नॉन रेसिडेंट। देखिए, इसका मतलब क्या है कि वे भारत में रह तो रहे लेकिन वे रेसिडेंट नहीं बोला जाएगा। अब वो कौन से लोग हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है फॉरेन स्टूडेंट्स, ठीक है। और फॉरेन स्टूडेंट्स जो कि बाहर से इंडिया में पढ़ने आए हैं, ठीक है, तो उनको हम इंडिया का रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, पीपल विजिटिंग टू कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आए हैं, ठीक है, उनको भी हम क्या नहीं बोलेंगे? रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्रू मेंबर्स ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, जो कि शिप्स के द्वारा और एयरक्राफ्ट के द्वारा जो क्रू मेंबर्स इंडिया में आए हुए, ठीक है, उनको भी हम रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, ब्यूरोक्राफ्ट एंड पॉलिटिशियन ऑफ फॉरेन कंट्री। अब जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं जो बाहर के पॉलिटिशियन है, फॉरेन के पॉलिटिशियन है, जो कि इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी हम रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगली साइड पर चलते हैं। अब बात करते हैं कि बॉर्डर वर्कर्स के बारे में। सर, बॉर्डर वर्कर्स जो होते हैं, क्या ये रेसिडेंट बोले जाएंगे? चलिए, द टेकन हैज नॉबल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू विच दे बिलोंग। मतलब कि आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इंडिया और नेपाल, आपने देखा होगा कि इनका जो बॉर्डर है काफी हद तक जो है खुला रहता है, ठीक है। तो नेपाल के लोग इंडिया में भी आ सकते हैं और इंडिया के लोग नेपाल भी जा सकते हैं। यहाँ पे आर्मी का इतना कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नेपाल की वर्कर्स होते हैं वो इंडिया में आके वर्क करते हैं डेली, ठीक है। सुबह आते हैं और शाम को वापिस चले जाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये वर्कर्स होते हैं नेपाल के, तो इनका जो रेसिडेंट है वो क्या इंडिया बोला जाएगा या नेपाल बोला जाएगा? देखिए, इन जो वर्कर्स है उनका जो रेसिडेंट है वो इन नेपाल ही बोला जाएगा, क्योंकि जो इनका वर्कर है, जो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो किसके लिए? नेपाल के लिए, ठीक है। क्योंकि जो ये जो अर्न कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? नेपाल के लिए अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है नेपाल के लिए ही बोला जाएगा, ना कि भारत के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो वही लाइन ऊपर लिखी हुई है कि टेकन हैज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, जहां से वो बिलोंग करेंगे उसी देश के वो क्या मानी जाएगी? रेसिडेंट मानी जाएगी, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखते हैं कि रेसिडेंट और सिटीजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए, आपके सामने एक पिक्चर है, आप इनको जानते ही होंगे, इनका नाम है अक्षय कुमार, ठीक है। आपको पता ही होगा कि अक्षय कुमार जो है कनाडा के भी सिटीजनशिप भी है उनके पास, ठीक है। कनाडा की भी सिटीजनशिप भी ली हुई है उन्होंने और भारत की भी सिटीजनशिप ली हुई है, ठीक है। लेकिन वह जो अक्षय कुमार है, जो रेसिडेंट है, वो भारत के ही बोले जाएंगे, क्योंकि जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो किस पर है? भारत पर है। क्योंकि उनका जो उनके सभी जो काम है, जो उनकी एक्टिविटीज है, वो सब भारत में होती है, ठीक है। तो इसलिए जो उनको रेसिडेंट बोला जाएगा तो भारत का रेसिडेंट बोला जाएगा, ना कि कनाडा का बोला जाएगा, ठीक है। सिटीजनशिप जो है दो जगह की हो सकती है, लेकिन रेसिडेंट जो दो जगह के नहीं हो सकते, वो एक ही जगह का हो सकता है, ठीक है। तो अक्षय कुमार जो रेसिडेंट है वो भारत के है, ठीक है, लेकिन जो सिटीजनशिप है उन्होंने कनाडा की भी ली हुई है और भारत की भी ली हुई है, ठीक है। अब सर इस सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, आइए अगली स्लाइड पर जानते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सर रेसिडेंट और सिटीजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, रेसिडेंट उनको बोला जाता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो, ठीक है, तो उनको हम रेसिडेंट बोलेंगे।
और दूसरी बात कि सिटीजन उनको बोला जाएगा, सिटीजन इज वन हु रिसाइड इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू ए लीगल प्रोविजंस ऑफ दैट कंट्री। क्योंकि देखिए अक्षय कुमार जो है कनाडा की जो रूल्स रेगुलेशन है उनको वो फॉलो करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको सिटीजनशिप मिल गई कनाडा की, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप मिली जाती है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा जो जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो रेसिडेंट है वो एक तरह का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा उसी को हम रेसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। और सिटीजन में क्या होता है, जो ईगल कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ईगल कॉन्सेप्ट पूरे करने होते हैं जिससे आपको क्या मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है देश की, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगर बात करूं क्या रेसिडेंट जो है क्या डुअल रेसिडेंटशिप मिल सकती है, नहीं मिल सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको दो देश की रेसिडेंटशिप कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। आप एक ही देश के रेसिडेंट बोल सकते हो, या तो वो अमेरिका के हो, या वो इंडिया के हो, या वो कनाडा के हो, वो वन ही देश के आप एक रेसिडेंट बन सकते हो, दो देश के रेसिडेंट आप नहीं बन सकते, ठीक है। सिटीजन की बात करूं तो यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप इज पॉसिबल। यहाँ पर आप दो देश के भी सिटीजनशिप बन सकते हो, तीन देश के भी सिटीजनशिप बन सकते हो, चार देश की भी आप सिटीजनशिप बन सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, रेसिडेंट में। आप रेसिडेंट एक ही देश के बन सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।